लीजिए बात करते हैं अपन इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी में डिस्कस करने जा रहा हूं। Which method of purification is represented by the following equation? इसमें आपको रिएक्शन दे रखी है टाइटेनियम प्लस 2I2 बराबर 2 TiI4, आगे डिकम्पोज हो रहा है इस टाइप से, ठीक है ना। तो आप ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन कौन सी है? बॉन आर्केल मेथड है, जिसकी बात मैं अभी आपको कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2, Which series of reaction correctly represent chemical reactions related to iron and compound? आप जानते हो कि आयरन की जो मेटलर्जी है इसके अंदर Fe का जो ऑक्साइड होता है Fe3O4, ठीक है ना, उसको अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपन 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिडक्शन करवाते हैं और उसमें 3 स्टेप में होता है, जिसमें एक स्टेप FeO मिलता है, फिर FeO से अपने को क्या मिलेगा? मोल्टन Fe मिलेगा। तो आपको 600 से 800 की बजाय इसने एक स्टेप यहां पर दे दिया है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अपन हेमेटाइट मैग्नेटाइट अपन यूज करते हैं तो इसका कार्बन अपन ब्लास्ट फर्नेस में लेते हैं, लेकिन वो CO2 और CO का फॉर्मेशन होगा जब कंबशन होगा, और CO के द्वारा एक प्रकार से रिडक्शन होगा लो टेम्परेचर पर, है ना, आयरन की मेटलर्जी में। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं बाकी वो आपके सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में Fe से FeO बन रहा है और आगे FeSO4 बन रहा है, जो कि सही नहीं है, सल्फेट नहीं बनेगा। एग्जैक्टली रिएक्शन क्या है कि अपन अगर मान लो Fe2O3 लिया, ठीक है, तो कार्बन इसके द्वारा रिडक्शन होके Fe3O4 प्लस CO2 बनाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर Fe3O4 जो है वो CO के द्वारा रिड्यूस होकर FeO बनाएगा, और फिर FeO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होकर Fe प्लस CO2। तो ये 3 स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे रिलेटेड रिएक्शन जो है वो आपकी कौन सी है? सेकंड वाली। चलिए जी अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या, देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इस हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में 4 पॉइंट दे रखे हैं। अभी अपन डिस्कस किया था क्या होता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, कैथोड क्या, एनोड क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या। तो अपन इसके बारे में 4 स्टेटमेंट बहुत इजीली बता सकते हैं। Al+3 reduce at the cathode to form aluminium। देखो Al+3 is reduced at the cathode to form aluminium, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अपने को पूछा क्या इस क्वेश्चन में? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो ये तो करेक्ट है। Na3Al6 serves as the electrolyte, क्या Na3Al6 इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या? नहीं। इसमें मेजर कंपोनेंट अपना कौन सा होता है? अपने को एल्यूमिना का अपने को क्या करवाना है? एल्यूमिना को अपने को यूटिलाइज करना है। तो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली कम करने के लिए अपन मिक्सर के रूप में, फ्लक्स के रूप में अपन मिलाते हैं क्या? Na3Al6 और CF2। तो अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसमें आंसर जाना चाहिए क्या? Al2O3, Na3Al6 और CF2। और अगर मान लो एक ही इन तीनों में से कंपोनेंट दिया जाना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए? Al2O3। केवल Na3Al6 को अपन क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। नेक्स्ट है CO and CO2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। तो आप मुझे बताओ इसमें CO और CO2 बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। Al2O3 is mixed with CF2 which lowers the melting point of the mixer and bring conductivity, ये बात भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें अपना आंसर कौन सा जाएगा बोलो? इसमें आंसर जाएगा अपना सेकंड। देखो Al+3 रिड्यूस होता है कैथोड पर जो कि कार्बन का बना होता है। अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो Al2O3, Na3Al6 और CaF2, ये क्या होता है अपना? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। और CF2 वगैरह ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
द ओर दैट कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर इज, कॉपर पायराइटीज इस चैप्टर के अंदर खास बात है कि ये कॉपर और आयरन का एक मिक्स सल्फाइड है, मिक्स सल्फाइड और है, जिसमें अपन Cu2S और FeS को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक एलिंगम डायग्राम दे रखा है और एलिंगम डायग्राम के अंदर अपने को कुछ डाटाज दे रखे हैं, उसके बेसिस पर आपको ऑब्जर्वेशन देखने हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन को अपने मॉड्यूल में देखते रहिए और मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, इसके अंदर डेल्टा जी का मान जैसे जैसे आप वाई एक्सिस पर ऊपर जाते हो तो लेस नेगेटिव होता जाता है, ठीक है ना। ये ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए अपन ये कर्व बना रखे हैं। तो आप जानते हो कि ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए जो कर्व बना रखे हैं, इनमें अपने को जिस ऑक्साइड का अपने को रिड्यूस करवाना है, जिस ऑक्साइड को रिड्यूस करवाना है उसका कर्व जो है वो, इसमें तो ऑक्साइड फॉर्मेशन की डायरेक्शन है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप उस ऑक्साइड का आप वैल्यू डेल्टा जी देखोगे, वो ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए है जो नेगेटिव में। लेकिन अगर आप इसको रिड्यूस करवाना चाहते हो तो वही डेल्टा जी आपके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि रिएक्शन को अपन अपोजिट कर रहे हैं, तो डेल्टा जी का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो आपको पता है कि अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करवाने के लिए आप ऑक्साइड फॉर्मेशन या रिड्यूसिंग एजेंट जो लेते हो वो उसको क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। तो अगर मान लो एलिंगम डायग्राम के अंदर जिस मेटल ऑक्साइड का आपको रिडक्शन करवाना है वो कर्व में जितना ऊपर होता है उतना ठीक है, क्योंकि वो डेल्टा जी जो है वो एक प्रकार से अपन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि उसका अपन रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो नीचे वाली जो लाइन होती है इस कर्व के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन में जो एलिमेंट यूज होता है वो एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर सकता है किसी ऊपर वाली लाइन में बनने वाले ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए। तो अपन इसमें ये तो कुछ बेसिक बातें होगी। अब देखो इधर, एट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम ZnO। अब देखो ZnO का फॉर्मेशन जो है वो ऊपर हो रहा है। देखो इधर ये क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर ZnO की जो लाइन है वो -600 के आसपास है, इस टाइप से है। यहां पर 2Zn प्लस O2 बराबर 2ZnO ये रिएक्शन दे रखी है, और Al2O3 के लिए जो लाइन दे रखी है वो यहां पर दे रखी है -1050। तो यहां पर 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 बराबर 2/3 Al2O3 ये रिएक्शन दे रखी है। तो इसमें ये बोल रहा है कि Zn का अपन रिडक्शन करवा सकते हैं किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा। देखो इधर रिड्यूसिंग एजेंट तो अपना ऑक्साइड बनाता है, तो अगर इसके द्वारा रिड्यूस करवा रहे हैं तो रिएक्शन अपन एज इट इज अपन यूज करेंगे, और जिसका अपन रिडक्शन करवाते हैं है ना, उसमें किसी ऑक्साइड का अपन करवाते हैं तो इसमें रिएक्शन को अपोजिट करना पड़ेगा। तो इसका डेल्टा जी तो क्या हो जाएगा फिर, अगर आप ZnO को Zn प्लस O2 के अंदर डिकम्पोज कर रहे हो तो Al2O3 जो है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, यहां पर क्या बनेगा Al2O3। तो 2 एल्यूमिनियम ले लेता हूं मैं, यहां पर 3/2 ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर क्या ले लेता हूं 3/2, इसमें अपन एज इट इज ले लेते हैं। चलो 2ZnO प्लस O2 बराबर 2Zn प्लस ये। अब अपने को क्या करना है, इस ऑक्सीजन को लेना है, इस ऑक्सीजन को लेना है, तो यहां पर एल्यूमिनियम कितना 4/3 और यहां पर 2/3 Al2O3 बन जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, फाइनल रिएक्शन अपनी क्या हो जाएगी। अब देखो इधर 2ZnO प्लस 4/3 एल्यूमिनियम, तो यहां पर 2Zn 2/3 Al2O3। इस रिएक्शन के अंदर आप जानते हो कि ये तो आपको नेगेटिव में लेना है, इसका डेल्टा जी तो क्या है नेगेटिव में, और इसका डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव में। तो फाइनल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेट जो है वो अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, और आप ये कह सकते हो
कि रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो बिल्कुल ये बात करेक्ट है कि एल्यूमिनियम के द्वारा ZnO का रिडक्शन किया जा सकता। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं एलिंगम डायग्राम में। नीचे वाली जो लाइन होती है उसका एलिमेंट जो है वो ऊपर वाली लाइन के ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकता है, ठीक है ना। या अपन यूं कहें ये Zn जो है वो Al2O3 का रिडक्शन नहीं कर सकता। तो एल्यूमिनियम जो है ये पहला स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो अपन दूसरा पढ़ते हैं। एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोक कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn। तो देखो इधर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको जो लाइन दे रखी है, कोक कार्बन जो CO का फॉर्मेशन कर रहा है वो लाइन यहां कहीं इस टाइप से आ रही है। कोक कार्बन जो है वो 2C प्लस O2 बराबर 2CO। तो आप जानते हो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या ये कार्बन जो ZnO का रिडक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ये गलत हो गया। कोक कैनॉट बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए क्या कोक कार्बन को काम में लेते हैं क्या? तो कॉपर की लाइन ऊपर है जहां पर कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं डेल्टा जी का मान इस ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए काफी कम नेगेटिव होगा। इसका रिडक्शन करवाना है तो कम पॉजिटिव वैल्यू को एक प्रकार से कंपनसेट करना होगा, तो ये कार्बन वाली लाइन नीचे है, तो ऐसा पॉसिबल है। इसमें कैन नॉट बी यूज लिखा है जबकि अपन इसमें यूज कर सकते हैं। एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर कैन बी यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ Zn फ्रॉम ZnO। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन कॉपर को यूज कर सकते हैं। ZnO को तो कॉपर वाली लाइन तो ऊपर है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में नहीं ले सकते। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट वाला होगा। तो एलिंगम डायग्राम की अगर आपको बेसिक्स पता है तो ये क्वेश्चन वैसे आप बहुत जल्दी कर सकते थे, अपने समझाने के लिए थोड़ा इसमें टाइम लिया। देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज गिवन बाय। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इसकी रिएक्शन के बारे में पूछा है। तो Al2O3 की रिएक्शन नहीं है, तो 2Al2O3 प्लस 3C बराबर 4Al प्लस 3CO2। 2Al2O3 प्लस 3C बराबर 4Al प्लस 3CO2, ठीक है ना। इसमें ये क्या है, कार्बन कौन सा ये है ना, ये 2-3 रिएक्शन को अपन जोड़ के अपन इस टाइप से लिखते हैं। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस अगर आपने पढ़ रखा है तो ये इसकी फाइनल रिएक्शन है, रिजल्टेंट रिएक्शन है इस पूरे प्रोसेस की, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस की। क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको इतना ही पता है कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो है वो एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं तो भी अपना ये आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन के अंदर ZnO, Cr2, 3 Cu+2 इनके लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो सिडेराइट जो है वो क्या होता है? FeCO3। Fe का कार्बोनाइट जो है वो एक प्रकार से आप देखना एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का और होता है। मेलेकाइट ग्रीन जो है वो, मेलेकाइट जो है वो एक प्रकार से किसका होगा? कॉपर का। CuCO3 CuH का होल ट्वाइस। कैलेमाइन जो है वो एक प्रकार से किसका होगा? जिंक का होगा, कैलेमाइन ZnCO3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, Zn का हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है?
एम्फोटेरिक होता है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स है, तो आप देख लो इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन, कौन सी रिएक्शन है जो कैल्सिनेशन को डिफाइन नहीं करती। तो आपको अगर पता है कि कैल्सिनेशन होता क्या है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप जानते हो कि कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड को अब्सेंस ऑफ एयर में अगर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड बन जाता है। कार्बोनेट से CO2, हाइड्रोक्साइड से और हाइड्रेटेड ऑक्साइड से H2O माइनस हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो दे रखी है 2Cu2S प्लस 3O2 बराबर 2Cu2O प्लस SO2, तो यहां पर ये रिएक्शन तो रोस्टिंग की है। किसकी है? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो रोस्टिंग है। सेकंड ऑप्शन जो आपको दे रखा है इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड दे रखा है। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो कार्बोनेट, और फोर्थ में भी कार्बोनेट को अपन ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म कर रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन कैल्सिनेशन से एसोसिएटेड नहीं है? फर्स्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन MgO प्लस C बराबर Mg प्लस CO, MgO प्लस C बराबर Mg प्लस CO, ये रिएक्शन आपको दे रखी है। इसका आपको डेल्टा H दे रखा है 491 प्लस का 491.1 किलो जूल पर मोल। इसके अलावा आपको डेल्टा S का मान दे रखा है कितना? 198 जूल पर केल्विन, ठीक है ना, जूल पर केल्विन। अब आपको ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन, नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन, तो रिएक्शन विल बी फिजिबल इज, तो फिजिबल कहां होगी? आप जानते हो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो अपन कहते हैं कि डेल्टा G का मान क्या होगा? नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो वहां पर कितना होगा? डेल्टा G का मान पॉजिटिव। और रिएक्शन अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जानते हैं, ठीक है ना, ये इस टाइप से। अगर डेल्टा G का मान 0 है तो रिएक्शन अपन वहां पर ना तो स्पॉन्टेनियस कहेंगे, नहीं अपन नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे, वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो अगर उस कंडीशन को अपन नोटिस करते हुए तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बराबर कितना होगा? 0। तो यहां पर डेल्टा H बराबर क्या होगा? T डेल्टा S। तो T बराबर क्या होगा बोलो यहां पर? डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिस पर इक्विलिब्रियम होगा। अब जानते हो कि आप इस इक्वेशन के अंदर इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर अपन करेंगे, जैसे इस इक्वेशन के अंदर ये जो रिएक्शन है MgO सॉलिड है, सॉलिड 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 है ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है? गैस। तो गैस से स्मॉल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी का मान कैसा होगा बोलो? एंट्रोपी का मान होगा यहाँ पर पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगी। ये टर्म क्या है? नेगेटिव, ठीक है ना, ये टर्म क्या है? नेगेटिव। और डेल्टा H का मान क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाली टर्म जो है वो ज्यादा होगी तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो जो भी यहाँ से टेम्परेचर आएगा उससे ज्यादा टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर आपको डेल्टा H का मान दे रखा है 491 किलो जूल पर मोल और यहां पर 198 जूल पर केल्विन। तो ये एक प्रकार से पर मोल के लिए जूल से जूल कैंसिल और आपका आंसर किस में आ जाएगा? जो भी टेम्परेचर आएगा केल्विन में आएगा और उससे ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो क्या होगी? फिजिबल होगी। उससे कम टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगी? इनफिजिबल होगी। तो यहाँ पर आंसर 2480.3
2480.3 केल्विन आपका आंसर यहां से आ जाएगा। चलिए जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। In the Hall Herold process, aluminum formed at the cathode. The cathode is made up of. Hall Herold process जो है इसके अंदर कैथोड की बात करो या एनोड की बात करो, दोनों साइड में कार्बन होता है। यहां पर तो कार्बन लाइनिंग होती है और यहां पर कार्बन ग्रेफाइट रोड्स होती है। अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, तो आपको अगर नहीं पढ़ रखा तो पढ़ना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो वहां से काफी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन इज। तो फिर से वही बात है, कैल्सिनेशन जो है वो अपन किनका करवाते हैं, कार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रेटेड ऑक्साइड का अपन करवाते हैं, तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ऑक्साइड, ये कैल्सिनेशन हो गया। अब आप मुझे बताओ ऑक्साइड का कोई कैल्सिनेशन करवाते हैं क्या, है ना, ये तो कैल्सिनेशन का प्रोडक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है सेकंड वाला ZnO और MgO, तो ZnO और MgO का अपन कैल्सिनेशन अपन थोड़ी करवाएंगे, वहां तो अपन रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, कैल्सिनेशन नहीं करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एन और एलिंगम डायग्राम हेल्प टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ इट्स थर्मल रिडक्शन। देखो एलिंगम डायग्राम जो है, एलिंगम डायग्राम जो है वो एक प्रकार से मेटल ऑक्साइड जो होता है अपना, मेटल ऑक्साइड से मेटल को अपन जो रिड्यूस करते हैं, उस रिडक्शन की फिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट अपन यूज करके, थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट यूज करके अपन इस फिजिबिलिटी का, स्पॉन्टेनिटी का पता लगाते हैं कि कौन किसके लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कम टेम्परेचर पे कौन अच्छा होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। द मॉन्ड प्रोसेस यूज्ड फॉर द, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मॉन्ड प्रोसेस जो है वो किसके लिए अपन यूज करते हैं, निकल के लिए, ठीक है ना। ये अपन रिएक्शन आपने देखी होगी, NiCO4 जो है वो एक प्रकार से अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड है, तो ये आगे जाकर ये रिएक्शन हो गई। ऐसी रिएक्शन होती है किसकी, वॉन आर्केल रिएक्शन, जो टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द ओर दैट कंटेन द मेटल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, Na3Al(F6). एग्जैक्टली ये 3NaF और Al(F3) इस टाइप से ये बना होता है। तो आप कह सकते हो कि ये फ्लोराइड के रूप में एक प्रकार से मेटल को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आपको असेशन दे रखा है और एक रीजन दे रखा है। तो असेशन दे रखा है आपको और एक क्या दे रखा है, रीजन। चलो देखते हैं अपन। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हेमेटाइट और इज यूज्ड, हेमेटाइट Fe2O3, इसको आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, ये बात तो क्या है
करेक्ट है। हेमेटाइट इज ए कार्बोनेटर ऑफ, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। इसके बारे में बोला है कि ये कार्बोनेटर है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देखिए, द वन दैट इज नॉट ए कार्बोनेटर। तो आप मुझे बताओ, देखिए मैलेकाइट क्या होता है, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। सिडेराइट क्या होता है, FeCO3। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3.2H2O। कैलेमाइन क्या होता है, ZnCO3। तो आंसर आपका कौन सा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज। देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना, क्रोमेटोग्राफिक जो मेथड्स होती है वो कब यूज की जाती है, जब किसी मिक्सर के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी में डिफरेंस बहुत कम हो तो अपन क्रोमेटोग्राफी मेथड्स यूज करते हैं। अब ये जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स जो है इसके अलग अलग टाइप्स हैं। उनमें एक है अपने पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें अपन एल्यूमिना का अपन कॉलम काम में लेते हैं, ठीक है ना, और मिक्सर को अपन लिक्विड स्टेट में पास करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट का जो एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी जो है, वो एक्सटेंट जो है वो क्या होता है, अलग अलग। उस बेसिस पर अपन मिक्सर से एल्यूमिना को अपन मिक्सर में कंपोनेंट्स को अपन अलग करते हैं। तो इसमें आंसर अपना कौन सा जाएगा, बोलो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेज ऑन द सॉलिड फेज। इस सॉलिड कॉलम के अंदर मिक्सर का डिफरेंशियल अलग अलग एक प्रकार से एडजॉर्प्शन एक्सटेंट के कारण अपन इस मिक्सर के कंपोनेंट्स को अपन अलग करते हैं इस मेथड के अंदर। तो ये प्रिंसिपल हो गया। कैपिलरी एक्शन नहीं, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ द सॉलिड फेज। थर्ड ऑप्शन में एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है तो गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, देखो मेजर द रिफाइनिंग मेथड्स विथ मेटल्स। तो लिक्वेशन, जॉन रिफाइनिंग, मॉन्ड प्रोसेस और वॉन आर्केल मेथड। तो लिक्वेशन तो अपन उनका करते हैं जिसमें क्रूड मेटल और इम्प्योरिटीज, इनकी अगर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस के रूप में मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है तो अपन लिक्वेशन काम में लेते हैं, जिसमें Zn, Sn, Sb वगैरह। तो इसमें फर्स्ट में आपको Sn दे रखा ऑप्शन, लिक्वेशन में Sn दे देंगे अपन। लिक्वेशन Sn, Pb वगैरह इस टाइप के एग्जाम्पल है। जॉन रिफाइनिंग, जॉन रिफाइनिंग जर्मेनियम, गैलियम वगैरह ये इस टाइप से। मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस निकल हो गया। वॉन आर्केल प्रोसेस टाइटेनियम और जर्कोनियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, द करेक्ट स्टेटमेंट इज जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम करते हैं क्या जॉन रिफाइनिंग? जॉन रिफाइनिंग तो सेमीकंडक्टर्स के लिए। गलत हो गया।
जिंकाइट इज ए कार्बोनेट और जिंकाइट ZnO को बोलते हैं, तो ये कार्बोनेट और है क्या? ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एनिलीन इज ए फ्रॉथ स्टेबलाइजर, एनिलीन जो है वो फ्रॉथ स्टेबलाइजर होता है, ये बात करेक्ट है। क्योंकि आप जानते हो कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जब अपन एयर पास करते हैं तो वहां पर जो फ्रोथ्स बनते हैं उसमें सल्फाइड और जो है वो फ्रोथ्स के साथ में आ जाता है। अब अगर ये फ्रोथ जो है वो ज्यादा देर तक स्टेबलाइज नहीं रहते हैं तो वो अपना सल्फाइड और वापस से मिक्सर में चला जाएगा। तो अपन क्या चाहते हैं कि अपन जो सल्फाइड और जो फ्रोथ्स के साथ में आए वो थोड़े स्टेबलाइज हों, उसके लिए अपन आउटर सब्सटेंस क्या मिलाते हैं? एनिलीन। एनिलीन की प्रेजेंस में फ्रोथ जो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। सोडियम साइनाइड कैन नॉट बी यूज इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, क्यों नहीं यूज कर सकते? सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड दोनों अपन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखो, द आइडिया ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड केम फ्रॉम ए पर्सन एक्स एंड दिस मेथड रिलेटेड टू द प्रोसेस वाई ऑफ ओट्स, एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का आइडिया कहाँ से आया, ठीक है ना? इसमें एक वो वाशरमैन थी जो कोई फैक्ट्री के पास में कोई कपड़े धोती थी श्रमिकों के, वहां वो सल्फाइड और आते थे। जब वो एक प्रकार से देखती थी कि पानी के साथ में एक बार झाग जो बनते हैं तो झाग जहां जाकर रुकते हैं वहां पर वो और इकट्ठा हो रहा था, तो उनके दिमाग में फिर एक वहां पर एक कैरी एवर्सन नाम की साइंटिस्ट आती थी, केमिस्ट थी। उन्होंने देखा कि भाई ये कपड़े धोती है तो इसमें जो ओट्स वगैरह कपड़ों में जो लगे होते हैं, जो माइन में काम करने वाले जो हैं, उनका जो सल्फाइड और है जो वो एक प्रकार से कहीं झाग जहां जाकर सूखते हैं वहां पर वो इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब और को अपन फ्रोथ्स के साथ में इस टाइप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो एक वॉशरमैन थी और इस आइडिया को फिर कंसंट्रेशन मेथड्स में यूज किया गया। तो अपना आंसर जो है वॉशरमैन एंड कंसंट्रेशन अपना आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कास्ट आयरन। ये स्टेटमेंट, पिग आयरन तो एक प्रकार से डायरेक्ट आप ब्लास्ट फर्नेस से लाते हो, ठीक है ना? बाकी पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाते हैं, गलत हो गया। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट यूजिंग कंसंट्रेशन, देखो इसमें पहले चलो देख लो आप, ऑप्शन फर्स्ट जो है ना उसमें पिग आयरन, उससे कास्ट आयरन और उससे अपन रोट आयरन। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट यूजिंग कंसंट्रेटेड एनएच सॉल्यूशन गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट, बात ठीक है। अपन अगर इसका बॉक्साइड का करवाते हैं Al2O3 प्लस NaOH, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है और H2O बनता है। अब सिलिका की प्रेजेंस है तो वहां पर सिलिकेट भी बन जाएगा। सिलिका की जो प्रेजेंस है वो उसके कारण यहां पर सिलिकेट्स भी बन जाएंगे, ये करेक्ट है। द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2, नहीं, ब्लिस्टर्ड कॉपर जो है वो ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द होल प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयरन, नहीं, एल्यूमिनियम के लिए होल हेरोल्ड प्रोसेस जो है वो एल्यूमिनियम के लिए। Fe के लिए तो अपन क्या पढ़ते हैं? स्मेल्टिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज रॉट आयरन। अभी अभी अपन ने बात की है, ये रॉट आयरन, रॉट आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24, the refining method used when the metal and the impurities have low and high melting point, liquefaction। अभी अभी अपन ने एक बात की है लिक्वेशन की, कि लिक्वेशन कब यूज किया जाता है, ये यहां पर अपन ने बात की थी। चलो जी नेक्स्ट अपन देखते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द करेक्ट स्टेट among the reaction A to D that does yet do not occur in the blast furnace during the extraction of iron। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं एक बार, चलो अपने पास रिएक्शंस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। इसके अंदर अलग अलग जोन होते हैं, एक तो होता है रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन के अंदर Fe2O3 का Fe3O4 प्लस CO2, एक तो ये रिएक्शन, फिर Fe3O4 ये FeO के अंदर रिड्यूस होता है, फिर FeO जो है वो Fe के अंदर रिड्यूस हो गया। ये Fe जो है वो नीचे मोल्टन स्टेट के अंदर अपने को नीचे मिलता है। उससे बाद अपन एक जो स्लैग फॉर्मेशन जोन है, फॉर्मेशन जोन या जो मिडल जोन अपन इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और ये SiO2 की जो इम्प्योरिटी है इसके साथ ये CO फ्लक्स जो है वो CaSiO3 बनाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैग। ये स्लैग फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भट्टी के अंदर, अच्छा नीचे नीचे कंबशन जोन, कंबशन जोन के अंदर क्या होता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से CO2 और ये CO2 प्लस C यहाँ पर CO, इस टाइप से ये कंबशन जोन के अंदर। तो नीचे जो फर्नेस का जो बॉटम पार्ट है इसके अंदर यहाँ तो आगे आपके पास क्या, मोल्टन Fe, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, स्लैग। ये दोनों एक प्रकार स्लैग और ये आपस में नॉन मिक्सेबल होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सेपरेट लेयर के रूप में होंगे। और स्लैग जो है वो हल्का होगा मेटल से, तो ये ऊपर तैरता रहता है, जिसको अपन अलग कर लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये मेटलर्जी के अंदर। अब आप इसमें क्वेश्चन आप देख लो, कौन सी रिएक्शन जो है वो इसमें है कि डज नॉट अकर। तो इसमें सेकंड वाली जो है ये CaSiO2 CaSiO3 ये रिएक्शन होती है। Fe2O3 जो है वो Fe3O4 में ये रिएक्शन वाले आपको दे रखी है, सेकंड रिएक्शन ये भी होती है। FeO प्लस SiO2 FeSiO3 C नहीं होती। FeO जो है वो Fe प्लस हाफ O2 के अंदर, FeO Fe प्लस हाफ O2 में नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C एंड D है जो वो क्या है, रॉन्ग, ये रिएक्शंस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का अपन लास्ट देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायग्राम ए रिड्यूसेस BO2 व्हेन द टेम्परेचर इज। एक आपको कर्व दे रखा है, एलिंगम डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। इस एलिंगम डायग्राम के अंदर एक तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है जिसमें B प्लस O2 बराबर BO2 बन रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर -1200 से -1000 के बीच की बात है, -1000 डेल्टा G है, यहाँ पर डेल्टा G0 है किलो जूल पर मोल के अंदर, ठीक है ना। इस साइड में टेम्परेचर है और एक लाइन इस टाइप से है, इसमें A प्लस O2 बराबर AO2 बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां कहीं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, ये जेई मेन में आया था अभी 2020, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए रिड्यूसेस BO2, ए रिड्यूसेस BO2, एक को रिड्यूस करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर यहां इस पॉइंट पे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर ए रिड्यूसेस BO2, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा जाएगा, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे। और इस टेम्परेचर से कम पर, है ना,
अगर मैं ये कहूं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो B रिड्यूसेज AO2, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बिलो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ए रिड्यूस BO2। बात क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसको ढंग से पढ़े और कोई डाउट हो तो एक प्रकार से आप थ्योरी को दोबारा पढ़े। थैंक यू।